हेलो एवरीवन, पी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने एनसीईआरटी क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो आपका है ये 8 मार्क्स का पूछा जाता है पेपर में। जब भी आप लोग ने सीबीएसई का एग्ज़ाम या पेपर एनालिसिस करेंगे तो 6 to 8 मार्क्स का जो है ये आपका टॉपिक जो है हर बार दिया जाता है यहाँ पर। तो ये बार बार ही आपके उसमें आता रहता है पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बेसिकली आप जब लोग अपनी बुक्स वगैरह को पढ़ेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर आप लोगों को 3 टॉपिक दिए गए हैं। एक दिया है मीन, एक आप लोगों को दिया गया है मीडियन और एक आप लोगों को दिया गया है मोड। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मीन मीडियन मोड से के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अपने कुछ टॉपिक्स के बारे में या इसके बेसिक चीज़ के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो किसी भी डेटा को, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक रैंडम डेटा दिया गया हो, आपके पास में कोई भी एक रैंडम डेटा दिया गया हो और उस रैंडम डेटा को वेल मेंटेन तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से उसका कलेक्शन करने के लिए, यानी अगर हम लोग बात करें तो इसका सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्शन करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में इसका अच्छी तरीके से हम लोग डेटा को प्रेजेंट किया जा सके, इसलिए डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो यानी कोई भी अगर डेटा है उसको सिस्टमेटिक हमें कलेक्ट करना है या ऑर्गेनाइज करना है या उसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और जिसमें हम लोग डेटा को वेल ऑर्गेनाइज या वेल मेंटेन तरीके से किसी के सामने रखते हैं, जिससे कि सामने वाला इंसान उस डेटा को अच्छी तरीके से पढ़ ले। अब जो डेटा होता है हमारे पास में, वो डेटा कितने तरीके का होता है, लास्ट में हम लोगों ने अगर जितने भी आप सभी लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो डेटा हमारे पास में रैंडम डेटा होता है, सेकंड हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डेटा होता है, इसके बाद में लास्ट में हमारे पास में आता है क्लास इंटरवल डेटा। तो ये 3 डेटा जो होते हैं, इन डेटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इनका मीन भी निकालते हैं, इनका मीडियन भी निकालते हैं और इनका मोड भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा में बात करते हैं, क्या हमारे रैंडम डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए अगर हम बात करते हैं रैंडम डेटा के बारे में, तो रैंडम डेटा क्या होता है, जैसे सपोज़ कीजिए आपको एक डेटा दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा 1/1, 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2, इस तरीके से आपको जो डेटा दे दिया जाए तो ये आपको दिया गया है रैंडम डेटा। अगर सपोज़ कीजिए मैं आपसे इसमें पूछ लेता हूँ कि इसमें 1 कितने हैं, सपोज़ कि मैंने आपसे पूछा 1 कितने हैं, तो आप लोग इसमें एक एक करके डेटा को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे कि इसमें 1 जो है वो 6 हैं। अगर मैं इसमें रैंडमली आपसे पूछता हूँ बताइए 3 कितने हैं, तो आपको इसको क्या कहते हैं देखने में या उसको वापस चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा और तब आप काउंट करने के बाद में बताएंगे 1 2, यहाँ पर 3 जो है वो 2 टाइम्स आए हैं। और अगर हम बात करें 2 का, तो 2 कितने टाइम्स आया है, वो 3 टाइम्स आया है। इस तरीके से क्या होता है, डेटा को अगर हम रीड करना चाहें तो ये जो डेटा होता है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है और हमें इसको रीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको वेल मैनर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, सपोज़ करिए हम इस पूरे डेटा को x मानते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर जितने भी टर्म आए हैं उन्हें हम लोग फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं। फ्रीक्वेंसी में होता है कोई टर्म कितने बार रिपीट हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डेटा को ले लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखिए 3 ही डेटा हैं हमारे पास में, 1 2 और 3। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 और 3 ले ली है। और अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई भी नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर रिपीटेड, कितने बार वो नंबर रिपीट हुआ है, यही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। यानी देखिए 1 का रिपीटिशन कितने टाइम्स हुआ है, 6 टाइम्स हुआ है, 2 का रिपीटिशन
रिपीटिशन 3 टाइम्स हुआ है एंड 3 का रिपीटिशन जो है वो 2 टाइम्स हुआ है। अब आपसे सपोज़ कीजिए आप कोई रैंडम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा ये बताइए 1 कितने टाइम्स आया, तो आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं 6 टाइम्स आया। 2 जो है वो कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। 3 जो है वो कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है। तो इस तरीके से जब हम लोग इसमें बात करते हैं कि कोई भी डेटा जो है वो कितनी बार आया हुआ है आपके पास में, तो ये सारा डेटा जो है वो हमें पहचानने में बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं डेटा को। किसके अंदर? हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज़ करते हैं किसके अंदर? स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात रही हमारे पास में रैंडम डेटा के बारे में। फिर हमारे पास में आता है फ्रीक्वेंसी डेटा। अब सपोज़ कीजिए हमने कहा आपसे, यहाँ पर हमारे पास में आता है फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा, अच्छा फ्रीक्वेंसी डेटा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई वी आर यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स आप काउंट कीजिए, जो ऊपर लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास में यहाँ पर टोटल कितने टर्म थे? 12 टर्म थे। और 12 टर्म में से भी हमें काउंट करने में अप्रॉक्सीमेट इसमें समय लगा 1 मिनट का। अब सपोज़ कीजिए अगर आपके पास में इसी तरीके का रैंडम डेटा हो, एक आपको रैंडम डेटा दिया जाए और वो रैंडम डेटा के अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो कितने हों, सपोज़ कीजिए नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो इसमें ये आपको दिए गए हैं 100। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने दिए हैं? 100 दिए हैं। अब इस 100 टर्म्स में किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रैंडम तरीके से डेटा लिखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लाइन फिल हो जाएंगी और आपके पास में बहुत सारा ऐसा डेटा हो जाएगा जिसको आपको क्या कहते हैं, अरेंज करना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से जब रैंडम डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेटा चार्ट का यूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंसी डेटा चार्ट ही हमारी क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो हम यहाँ पर मानते हैं x माने वैल्यू कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया है हाउ मेनी टाइम्स आर डेटा रिपीटेड। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम इसको फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। सपोज़ कीजिए 1 2 3 4 नंबर्स हमारे पास में आए हैं। मैंने कहा कि 1 जो है वो रिपीट हुआ है 20 टाइम्स, 2 जो रिपीट हुआ है वो 10 टाइम्स हुआ है, 3 जो रिपीट हुआ है वो 30 टाइम्स रिपीट हुआ है और इसी तरीके से 4 जो रिपीट हुआ है वो 40 टाइम्स रिपीट हुआ है। यानी हमारे पास में डेटा कितना आ गया? 100 डेटा यहाँ पर हो गए हैं हमारे पास में, क्योंकि 21 है, 10 यहाँ पर 2 हैं तो 30 और 3 30 हैं तो 60 एंड 4 जो हैं वो 40 हैं। दैट मीन्स हमारे पास में टोटल डेटा जो हो गए वो कितने टर्म्स हो गए? 100 टर्म्स यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से एक बड़े से डेटा को एक मैनर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डेटा का यूज़ करते हैं। अब लास्ट में हमारे पास में आता है क्लास इंटरवल डेटा, थाउजेंड्स ऑफ डेटा। अगर आपको कहीं पर भी थाउजेंड्स ऑफ डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल डेटा, अगर आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ डेटा कहीं पर भी दिया गया है, जैसे कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पर डेटा ले लूँ 1 1 1 1 2 2 3 1 1 इस तरीके से अगर मैं मान लीजिए डेटा ले लेता हूँ और इस डेटा में टोटल टर्म्स कितने हैं हमारे पास में, ये हमारे पास टर्म है 1000 टर्म्स। 1000 टर्म्स हैं और मैंने कहा इसके अंदर जो एक्स यूज़ हुए हैं, जो सपोज़ करिए एक्स यानी जो हम लोग बोलते हैं डेटा जो यूज़ हुए हैं, तो हम मानते हैं इसके अंदर जो एक्स यूज़ हुए हैं वो कितने यूज़ हुए हैं? 100 यूज़ हुए हैं। एक्स 100 का मतलब है इसमें जो फ्रीक्वेंसी आई है ये 1 की भी फ्रीक्वेंसी है, 2 की भी फ्रीक्वेंसी है, 3 की है, इसी तरीके से करते करते 100 की फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोग ही सोचिए अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना चाहें तो एक्स, और यहाँ पर हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी चार्ट इसका बनाना चाहें तो यानी 1 2 3 4 इसी तरीके से करते करते सोचिए इसकी लेंथ जो है वो टेबल की कितनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी क्योंकि 100 टर्म्स इसमें लिखेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, सपोज़ कीजिए 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 5 टाइम्स रिपीट हुआ है और इस तरीके से करते करते हम पूरे डेटा को यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको भी पता है ये आपके लिए पेज पर इसको रिप्रेजेंट करना ये पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल डेटा का यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं और इस डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल एक लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं।
यहाँ सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ 1 से लेकर के 10 तक जितने भी टर्म्स हैं, अब यहाँ 1 से लेकर के 10 तक जितने भी टर्म्स हैं, वो जितने भी बार आए होंगे उन सभी को ऐड करके लिखते हैं। मैंने कहा सपोज़ 1 से लेके 10 तक के टर्म्स जो हैं वो 40 टाइम्स आए हैं यहाँ पर। फिर मैंने बोला 11 से लेकर के और 20 तक के जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर 60 टाइम्स आए हैं। फिर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 20 से लेकर के जो भी यहाँ के टर्म्स हैं 30 तक के टर्म्स, 21 से लेकर के 30 तक के टर्म्स, ये हमारे पास में 80 टाइम्स आए हैं। और जो यहाँ पर दिया गया है 31 से लेकर के 40 तक के टर्म्स, ये हमारे पास 100 टाइम्स आए हैं। इसी तरीके से 41 से लेकर के जो हमारे पास 50 तक के टर्म्स हैं, ये हमारे पास 20 टाइम्स आए हैं। और जो हमारे पास में 51 से लेकर के और जो यहाँ पे 60 तक के टर्म्स हैं, तो वो यहाँ पर आए हैं 140 टाइम्स आए हैं। अब इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लाइन में आप लोगों के 100 तक के, लास्ट में आएगा 91 से लेकर के 100 तक के टर्म्स, वो जितने भी टाइम्स रिपीट हुए हैं, सपोज़ कीजिए मैंने कहा 180 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके से डेटा जो है वो देखिए यहाँ पर हमें 100 टर्म्स लेने पड़ रहे थे और यहाँ पर हमारे 10 लाइन्स में हमारा काम हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के डेटा चार्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो इतना आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इसको आगे पीछे करके देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक मीन के बारे में। जहाँ से आपकी बुक की जो है वो शुरुआत दी गई है, स्टार्टिंग जो है वो हमारे मीन से ही है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा टॉपिक को डीप पढ़ते हुए जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों की बुक में मीन को लेकर के यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है वो हमें दिया गया है डायरेक्ट मेथड। मैं जब आप लोगों को पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में आपको एक भी मेथड और एक भी फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या अभी भी आप लोगों को मीन के फार्मूले याद करने पड़ रहे हैं या नहीं। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके बाद में जो एक दूसरा मेथड इसमें आता है वो आता है एज्यूम्ड मेथड, वो आता है एज्यूम्ड मेथड आता है। और थर्ड जो इसमें मेथड हम लोगों को दिया गया है वो दिया गया है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। ये जितने भी मेथड दिए हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम्ड मेथड हो और स्टेप डिवीज़न मेथड हो, ये डेटा के ही हिसाब से हमारे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन 3 मेथड के बारे में मीन में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मीन क्या होता है। देखिए आप लोगों को बहुत सारा डेटा दिया गया होगा, बहुत तरीके से डेटा दिया गया होगा, आप उसको याद करेंगे, पर आपको मीन में सिर्फ केवल एक ही आपको फार्मूला याद करना है। मीन इज़ इक्वल टू है सम ऑफ ऑल डेटा। जितना भी डेटा आप लोगों को दिया हो उसका आपको सम लेना है और जो मीन में डिवाइड करेंगे उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ डेटा। कितने आप लोगों को डेटा दिए गए हैं इससे हमें आपको डिवाइड कर देना है। आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले से हमारे सारे फार्मूले डिराइव हो जाएंगे। हमें कोई भी 10 फार्मूले, 20 फार्मूले, 3-4 फार्मूले याद नहीं रखने हैं जिनको लेकर के हमारे मन में कोई कन्फ्यूज़न हो। हमें सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, सम ऑफ डेटा और नंबर ऑफ़ डेटा। सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक छोटा सा ही एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 4 इतना हमारे पास में डेटा दिया गया है और हमसे बोला गया है फाइंड मीन। हमसे बोला गया है फाइंड मीन, हमें इसका मीन निकालना है। तो आप सभी लोगों को पता है मीन कैसे निकालेंगे। मीन इज़ इक्वल टू, जैसा मैंने बताया आपको, सम ऑफ डेटा, डेटा का सम लेना है और डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ डेटा, हमें ये कर लेने हैं। अच्छा बताइए, सम ऑफ डेटा अगर हम लेंगे दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 एंड हाउ मेनी डेटाज आर देयर, 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ़ डेटा कितने हैं, 4 हैं, यानी 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास में इसको जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 4। अच्छा, जब हम लोग 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन यहाँ पर निकल कर के आएगा 2.5। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर मीन निकालना जो है वो कितना आसान है।
अब सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो थोड़ा डायरेक्ट मेथड को देख लेते हैं। तो मीन का सबसे पहला जो मेथड हमारे सामने दिया गया है वो हमें दिया गया है डायरेक्ट मेथड, जो कि हमें दिया गया है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड बिल्कुल इसी फार्मूला पर बेस्ड होता है। सपोज़ कीजिए हमारे पास टर्म दिए गए हैं x1, x2, x3, x4। मैंने कहा हमें टर्म दिए गए हैं xn तक। कितने टर्म है हमारे पास में? n टर्म है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते n तक टर्म है। यानी अगर हमारे पास में ये n तक टर्म है, यानी नंबर ऑफ़ डेटा हमारे पास कितना है? आप लोग खुद ही बताइए। नंबर ऑफ़ डेटा कितने हैं हमारे पास में? n है। सपोज़ कीजिए अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ये 10 होता, मैंने कहा अगर हम इसको कहते कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम यहाँ पर कहते ये n की जगह 10 होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाते हमारे पास में? नंबर ऑफ़ टर्म्स की अगर बात करते तो वो कितने हो जाते? 10 हो जाते हमारे पास में। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोगों को n दिया गया है, अगर हमें यहाँ पर n दे रखा है तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स भी कितने हैं? वो हमारे पास में n दे रखे हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन इज़ इक्वल टू, मैंने बोला था सम ऑफ ऑल डेटा। जो भी डेटा हमें दिया गया है उसका हमें सम लेना है, सम ऑफ ऑल डेटा, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ डेटा। जो भी हमारे पास में डेटा है उनके नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, सम ऑफ ऑल डेटा जब करेंगे दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश डैश डैश, और लास्ट में हमारे पास में n आ जाएगा और हम इसको कैपिटल N से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास में क्या है, जैसे कंपनीज़ वगैरह में मशीन होती है, उसी तरीके से हम लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में भी एक मशीन बना करके रखी है जिसको बोलते हैं सबमिशन। सबमिशन क्या करती है? एक ऐसी मशीन है जो इस टर्म को जनरेट करके देती है। कैसे जनरेट करके देती है ज़रा देखते हैं हम लोग इसके बारे में भी कि सबमिशन मशीन जो है वो किस तरीके से काम करती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मीन के बारे में, तो मीन में क्या होता है, ये सबमिशन लिखते हैं और यहाँ पर x लिख करके हम डिवाइड बाई n कर देते हैं। अब ये मशीन क्या कैसे काम करती है? इस मशीन को एक लिमिट देना पड़ता है कि आपको कहाँ से लेकर के कहाँ तक काम करना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर i इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, से लेकर के कहाँ तक आपको जाना है? i इज़ इक्वल टू n तक जाना है, और हम यहाँ पे x के नीचे i असाइन कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू जब 1 है तो ये i की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1 हो जाएगा। फिर ये मशीन यहाँ से कंपेयर करेगी, क्या जो 1 की वैल्यू है, जो हमें 1 मिला है, वो n से बड़ा है या नहीं बड़ा है? तो कहेगा कि ये n से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या करना है? इसको +1 कर दो। तो यहाँ पर जब i इज़ इक्वल टू +1 था, तो अब की बार में i में एक प्लस और जुड़ गया, तो वो कितना हो जाएगा? 2। अब ये मशीन कहेगी i की जगह क्या पुट कर दीजिए? 2 पुट कर दीजिए। तो सबमिशन का साइन लगेगा प्लस, अब ये पुट कर देगा x2, वापस यहाँ पर 2 जाएगा, 2 अपने आप को चेक करेगा, क्या 2 जो है वो n से बड़ा है या नहीं है? वो कहेगा नहीं है। तो अगर n बड़ा नहीं है तो वापस उसको क्या कर दीजिए? +1 कर दीजिए। तो यानी अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो जैसे ही 3 की वैल्यू i की जगह पर पुट की जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा +x3, और इस तरीके से हमारी ये मशीन चलती रहेगी, और लास्ट में हमारी ये मशीन कब रुकेगी? जब i की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी। यानी i की वैल्यू जब n के इक्वल हो चुकी होगी तो ये मशीन अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी, और इस तरीके से सबमिशन हमारा काम करता है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सबमिशन समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आएगा। सबमिशन i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के हम बोलते हैं i इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे हम xi कर देते हैं। पहले ये i की वैल्यू 1 रखेगा तो यहाँ पर आ जाएगा x1, फिर सबमिशन का साइन है तो प्लस लग जाएगा। इसके बाद में कंपेयर कीजिए, क्या 1 जो है वो 4 के इक्वल है? नहीं है। तो यानी यहाँ पर क्या करेगा वो? i की वैल्यू क्या कर दीजिए? i+1 कर दीजिए। अब की बार i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2। फिर ये कंपेयर करेगा, क्या जो 2 है ये 4 के इक्वल है या नहीं है? तो फिर से पता चलेगा नहीं है। तो ये कहेगा एक काम कीजिए, यहाँ पे i की वैल्यू फिर से +1 कर दीजिए। तो अब की बार i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी यहाँ x3 वैल्यू आ जाएगी।
फिर से ये क्या करेगा, सबमिशन है तो प्लस करेगा, फिर आई की वैल्यू 3 चेक की जाएगी, क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं है, यानी आई की वैल्यू को क्या कर दीजिए, फिर से आई प्लस 1 कर दीजिए, यानी अब की बार आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पे x4 आ जाएगा। मतलब ये मशीन हमारी 1 से शुरू होकर के 4 तक जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोग अपने आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं इसमें ज़रा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर x लिख दिया है, लेकिन देखिए हमारा शुरू कहाँ से हो रहा था, x 1 से शुरू हो रहा था, और हमारा x 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा था, n तक जा रहा था। मतलब हम इस मशीन को वैल्यू देंगे i इज़ इक्वल टू 1 से इसको शुरू करना है, और i इज़ इक्वल टू n तक जाना है। अब बेसिकली यही आपका जो है वो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, और x की वैल्यू आई असाइन कर दीजिए। तो हम लोग जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, जब मीन निकालने के लिए बात करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हमारे मीन का जो फार्मूला इसी तरीके से लिखा जाता है, सबमिशन i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के हमें n तक जाना है। तो ये हमारी मशीन क्या प्रोड्यूस करके देगी, हमें ये प्रोड्यूस करके देगी, और डिवाइड बाई n, जहाँ पर n रिप्रेजेंट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करके वहाँ पर देता है। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मीन का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास में मीन का फार्मूला हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो पढ़ने के बाद में आपको शायद ही स्टैटिस्टिक्स में किसी भी जो टॉपिक है उसमें कोई प्रॉब्लम रह जाए, वरना आपके सारे टॉपिक ही क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन लिख करके देते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं कहता हूँ कि फाइंड मीन ऑफ गिवन डेटा। मैं मान लीजिए कोई डेटा दे देता हूँ और कहता हूँ कि इसका मीन आपको फाइंड करना है। अब ये डेटा कैसा है, ये जो डेटा है हमारे पास में, मैं इसको देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने ये डेटा दे दिया। मैंने कहा इसका आप लोगों को मीन फाइंड करना है। तो आप लोग जब इसका मीन फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फार्मूला ज़रूर आना चाहिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर मीन इज़ इक्वल टू, मीन को हम लोग x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबमिशन। अब बोलिए मशीन कहाँ से शुरू होनी है, फर्स्ट टर्म से शुरू होकर के 10th टर्म तक जानी है, यानी i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के हमें इसको कब तक चलाना है, 10 तक चलाना है, और यहाँ पे xi, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा जब ये मशीन चलेगी तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 इस तरीके से जाएगी। और हमारे पास जो टर्म भी हैं टोटल वो कितने हैं, 10 है। अच्छा x1 यानी पहले टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है मीन। हालांकि आपको ये लिखना नहीं होता है पेपर में, इससे ही आपको समझ में चीज़ें आ जानी चाहिए, पर आप लोगों का फर्स्ट टाइम है तो मैं यहाँ पर ये लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी सबमिशन का मतलब आप लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए। तो मीन इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी हुआ है, 1 नंबर में 1 मार्क्स में दे देता है। तो आधे बच्चे इसको सॉल्व करने में ही काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करना नहीं है। टर्म देखिए 1 का 9 के साथ में एडिशन करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। 2 का 8 के साथ एडिशन करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। 3 का 7 के साथ एडिशन करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। 4 का 6 के साथ एडिशन करेंगे 10 आएगा। और 5 हमारा ऐसे ही रह जाएगा +5, और लास्ट में जो 10 था उसको हम लोग ऐसे ही 10 लिख देंगे, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 10। अच्छा देखिए 10, 20, 30, 40, 50, यानी इसकी वैल्यू आ गई कितनी आपके पास में, 55। और 55 को जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.5, यानी 5.5 जो है वो इस पूरे डेटा का क्या आ जाएगा, आपके पास में मीन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हमने आज यहीं पर बात की है, डायरेक्ट मेथड में केवल और केवल हमने यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा को लिया है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी डेटा को भी लेकर के देखेंगे डायरेक्ट मेथड में। और डायरेक्ट मेथड में हम लोग फ्रीक्वेंसी डेटा के बाद में, ये हमारा जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट मेथड के अंदर किसको, रैंडम डेटा को लेकर के था, रैंडम डेटा को लेकर के था। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी डेटा की भी बात करेंगे। तो देखिए सपोज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेटा की,
सपोज़ हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी डेटा की टेबल मैंने आप लोगों को बता रखी है किस तरीके से बनती है, आप लोगों को पता ही होगी। तो फ्रीक्वेंसी डेटा की अगर हम लोग यहाँ पर टेबल बना करके देते हैं, तो सपोज़ कीजिए एक्स और एफ, इन दो में हम फ्रीक्वेंसी डेटा की टेबल बना देते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में 5 डेटा है। अब हम इसको अपनी तरीके से रैंडम तरीके से लिख देते हैं। मैंने कहा सपोज़ जो 1 है वो 10 टाइम्स आया है, 2 जो है यहाँ पर वो 5 टाइम्स आया है, 3 जो है वो 15 टाइम्स आया है, 4 जो है वो 3 टाइम्स आया है और 5 जो है वो 17 टाइम्स आया है। ये टेबल आपको इस तरीके भी देखने से मिल सकती है और कई जगहों पर बुक्स में इस तरीके से आपको ज़्यादातर इस तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर डेटा दिया जाएगा 10 5 15 3 एंड 17। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस डेटा को बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज जितना अच्छा होगा आपको क्वेश्चन करने का तरीका आपका उतना ही बार आ जाएगा। देखिए इस डेटा ये हमारा बोल क्या रहा है, इसमें बोला है 1, जो टर्म 1 है वो कितने बार रिपीट हुआ है, कितने बार रिपीट हुआ, 10 टाइम्स। मतलब यहाँ पर हमें कितने टर्म दिए गए हैं, रियल में 10 दिए गए हैं, और सारे टर्म क्या होंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, इस तरीके से 10 टाइम्स। समझ रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर जो ये 2 दिया है ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे कितने टर्म दिए गए हैं, ये हमें 5 टर्म दिए गए हैं। ठीक है। 3 जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर टर्म जो है वो कितने हैं हमारे पास में, 15 है। 4 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास में टर्म कितने हैं, 3 हैं। 5 जो है ये 17 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब हमारे पास में यहाँ पे टर्म कितने हैं, 17 है। अच्छा, अगर हम इन टोटल टर्म को ऐड करके देखते हैं, तो टोटल टर्म को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाएगा, देखिए ज़रा, 10 + 5 15, 15 15 30, 30 और 3 33 और 17, टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 50 टर्म। कितने टर्म हो जाएंगे, 50 टर्म हो जाएंगे। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक चीज़ होती है। अच्छा एक बात बताइए, 1 अगर 10 टाइम्स आया है तो जाहिर सी बात है अगर हम जब पूरे 50 डेटा का सम लेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अच्छा इसको हम छोड़ देते हैं अभी, इस पे ज़रा समझाते हैं आपको कि अगर सपोज़ कीजिए सम जो अगर हम लेते हैं सम 1 का, और कितने टाइम्स लेते हैं, 10 टाइम्स लेते हैं, प्लस अगर हम क्या करते हैं सम जो है वो 2 का कितने टाइम्स लेते हैं, 5 टाइम्स लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं सम लेते हैं 3 का, तो कितने टाइम्स हमें यहाँ पर लेना है, 15 टाइम्स लेना है। यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलने वाला है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे सम 4 का लेते हैं तो कितने टाइम्स लेंगे, 4 टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 दिया गया है। हाँ, तो हम लोग इसको ये देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो कितने टाइम्स लेना है हमें यहाँ पर, तो 4 का सम जो है वो हमें 3 टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है। प्लस हम यहाँ पर अगर बात करें सम अगर हमें 5 का लेना है तो कितने बार लेना पड़ेगा हमें, 17 टाइम्स लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो ऊपर वाला डेटा जब इतने हम सम लेंगे तब ये हमारा क्या कहलाएगा, ऊपर वाला टर्म सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल डेटा। और आपको पता है नंबर ऑफ़ डेटा कितने हैं, नंबर ऑफ़ डेटा यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं, और इसका डिवाइड हो जाएगा किससे, 50 से। अच्छा, या तो हम क्या करें 1 को 10 टाइम्स ऐड करें, या हम क्या कर दें 1 × 10। समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर देखिए क्या है, 2 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करें, या हम डायरेक्ट लिख दें 2 × 5। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। या तो हम 3 को 15 टाइम्स ऐड करें, या हम लिख दें 3 × 15, प्लस या हम यहाँ पे देखें 4 को क्या करते हैं 3 टाइम्स ऐड करते हैं, या 4 × 3, और या तो हम क्या कर दें 5 को 17 टाइम्स ऐड कर दें, या 5 × 17, और टोटल डिवाइड बाई 50।
बस यहीं से हमारा फार्मूला बन गया। देखिए ज़रा कैसे बन गया। मैंने कहा अगर पहला टर्म x1 है, दूसरा टर्म x2 है, तीसरा टर्म x3 है, चौथा टर्म x4 है, पांचवा टर्म x5 है, और मैं मान लेता हूँ पहली फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी f2 है, तीसरी फ्रीक्वेंसी f3 है, चौथी फ्रीक्वेंसी f4 है, और पांचवी फ्रीक्वेंसी f5 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, x1 का मल्टीप्लाई हुआ है f1 के साथ में, प्लस x2 का मल्टीप्लाई हुआ है f2 के साथ में, प्लस x3 का मल्टीप्लाई हुआ है f3 के साथ में, यहाँ पे x4 का मल्टीप्लाई हुआ है f4 के साथ में, और यहाँ x5 का मल्टीप्लाई हुआ है f5 के साथ में, और डिवाइड क्या हो गया है, और ये क्या दिया है हमें, कैपिटल N दिया है। इसका मतलब है इसी डेटा को अगर सपोज करो हमें कोई डेटा x और f में किस तरीके से दिया जाता है, x1, x2, x3, x4 और x5 के फॉर्म में दिया जाता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4 और f5 दे गई है। तो इसका अगर हमें सम निकालना हो या मीन निकालना हो, हमें यहाँ पर मीन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, x1 का f1 के साथ में मल्टीप्लाई, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5 और डिवाइड बाई कैपिटल N। क्या इसमें समेशन का कोई भी यूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। समेशन का यूज़ बहुत आसान है। हम लोग इसमें लिखेंगे समेशन। अब सपोज कीजिए ये डेटा आगे जाते n टाइम्स हो जाता, xn हो जाता और ये fn हो जाता, तो मैं क्या कहता, i की वैल्यू 1 से चलेगी कहाँ तक, n तक चलेगी, xi fi और डिवाइड बाई कैपिटल N। कैसे ये काम करेगा, तो ये हमारे पास में हो गया क्या, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला एक और, किस डेटा के लिए, फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये सिस्टम कैसे काम करेगा इसका वाला। जैसे मैंने कहा यहाँ पर i की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 f1, फिर समेशन लगा है तो प्लस, अब 1 चेक करेगा क्या 1 n से बड़ा है या नहीं, नहीं पता चलेगा, तो i की वैल्यू की बार 2 हो जाएगी, तो ये x2 f2 हो जाएगा, फिर प्लस इसी तरीके से ये तब तक चलता जाएगा जब तक ये xn fn ना हो जाए और डिवाइड बाई टोटल टर्म n ना हो जाए। समझ में आया? तो ये हमारे पास में एक और फार्मूला हो जाता है सिंपल सा। और आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ से टर्म को अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सी चीज़ बताई थी मैंने आपको, मीन इज इक्वल टू होता क्या था, मीन इज इक्वल टू होता था सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल डेटा और डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको नॉर्मल सा डेटा दिया जा रहा है यहाँ पर इस तरीके का, कि अगर मैंने कहा 1 जो है वो 2 टाइम्स आया है, ठीक है, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है, 3 जो है वो 4 टाइम्स आया है, 4 जो है वो 5 टाइम्स आया है, तो या तो आप 1 को 2 टाइम्स ऐड करो, या आप डायरेक्ट दोनों का क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, प्लस, तो क्योंकि 2 टर्म हम ऐड करेंगे ना, जैसे ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया मतलब 2 टर्म हमारे ऐड हो गए, 2 टर्म हमारे ऐड हो गए, प्लस जैसे ही हमने 2 का 3 से मल्टीप्लाई कराया मतलब एक जो है 3 टर्म को ऐड करने के बाद में जो सम आता है वो आ गया, प्लस हमने 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 टर्म का क्या आ गया, सम आ गया। इसी तरीके से करते करते n टर्म का क्या आ जाता है, n टर्म तक का सम आ जाता है, और इसी को हम लोग ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, सम ऑफ ऑल डेटा। और कितने डेटा हैं भाई, 1 2 टाइम्स आया मतलब 2 डेटा, उसको हम कैपिटल N बोल देते हैं। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए, फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए जब भी हम लोग फार्मूले की बात करेंगे तो वहाँ पर मीन की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा xi fi और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ज़रा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ और उस क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा अपने आप को समझेंगे कि क्या दिया है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ फ्रीक्वेंसी डेटा पे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने लिखा फाइंड मीन, फाइंड मीन, इसका मीन फाइंड करना है कैसे, x दिया है और f दिया है आपको। अब वैल्यू क्या क्या दे रखी है ज़रा अपने हिसाब से पुट कर लीजिए। मैंने कहा x की वैल्यू 1 2 3 4 5 मैंने दे दी, और यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से हम डेटा क्या देंगे, ये हो गया 2, ये 3,
ये 4, ये 1, और यहाँ पे 5 जो है वो कितना हो गया 6, या यहाँ पे 5 जो है वो 5 टाइम्स ही ले लेते हैं। 5 जो है यहाँ पर हम लोग लेते हैं इसको 5 टाइम्स ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास में मीन हमें इसका निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें x इंटू एफ का मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम एक x की लाइन बना लेंगे अपने लिए, एक f की लाइन बना लेंगे, और हमें क्या चाहिए, x और f का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हम ये लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेटा को हम लोग पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और 5 दे रखी है। f की वैल्यू कितनी है, 2, 3, 4, 1, 5 दे रखी है। अब हमें x इंटू एफ करना, क्यों करना, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से या तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या हम 1 को 2 टाइम्स ऐड करें, 2 को 3 टाइम्स ऐड करें। तो यानी 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा कितना आ जाएगा 25। हमें क्या यहाँ से निकालना है, पूरे का सम निकालना है। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब सिग्मा एक्स आई एफ आई हम लोग करेंगे तो देखिए 6 2 कितना हो गया 8, 8 को 12 से करेंगे 20, 24 से करेंगे 24, और 24 प्लस 25 कितना आ जाएगा हमारे पास में 49। तो हमारे पास में सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास में आ गई है 49। यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में आ गई 49। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से सिग्मा एफ, अच्छा सिग्मा एफ हम क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर याद रखिएगा n इज इक्वल टू जो है वो सिग्मा एफ के इक्वल है। कैसे सिग्मा एफ के इक्वल है, अरे यही तो हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म, ये 5 टर्म, ये 5 टर्म, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म कितने हैं। तो देखिए 2 + 3 5, 5 4 9, 9 और 1 कितना 10, 10 5 15, मतलब टोटल टर्म कितने हैं 15। हम लोग इस फार्मूले में क्या लिखते थे, सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल डेटा हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से निकाल लिया है। लेकिन हमें ये कैसे पता टोटल डेटा कितना है, तो देखिए वन जो है वो यहाँ पर 2 टाइम्स दिया है, 1 जो है वो 2 टाइम्स है, 2 जो है वो 3 टाइम्स है। तो यानी 2 टर्म ये हो गए, 3 टर्म ये हो गए, 4 टर्म ये, 1 टर्म ये, 5 टर्म ये। तो टोटल टर्म कितने हुए, तो टोटल टर्म 2 + 3 + 4 + 1 + 5 यानी टोटल टर्म 15, और सिग्मा एक्स आई एफ आई जो है वो 49, यानी सम ऑफ ऑल डेटा से 49 आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग मीन की बात करते हैं या एक्स बार की बात करते हैं, तो मीन की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी, हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल डेटा, जितना डेटा है उसका सम लिख देते हैं, और टोटल डेटा यानी नंबर ऑफ डेटा। यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ डेटा, तो वो नंबर ऑफ डेटा कितना हो जाएगा, इसको सम ऑफ ऑल डेटा को हमने लिखा है सिग्मा, यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई, और डिवाइड बाई एन। अच्छा वैल्यू रख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख देते हैं, और एन की जगह सिग्मा एफ आई लिख देते हैं, मतलब सारे टर्म्स का सम। तो सिग्मा वो कितना है यहाँ पे 49, और ये डिवाइड बाई यहाँ पर कर देंगे हम 50। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये अप्रॉक्सीमेट में मैं वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ कितनी आएगी, 15 को 49 से करेंगे तो 3 टाइम्स में 45 आएगा, 0.4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 40, तो यानी 2 टाइम्स में हो जाएगा 30, फिर 10 बचेगा 100 हो जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा जो मीन की वैल्यू आएगी, जो हमारी मीन आएगी यानी एक्स बार की वैल्यू आएगी, वो हमारी हो जाएगी 3.26। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले बात की क्या कि देखिए हमें डायरेक्ट मेथड से हमने क्या किया, रैंडम डेटा का भी निकालना सीख लिया, और डायरेक्ट मेथड से हमने फ्रीक्वेंसी डेटा की भी वैल्यू निकालना सीख ली। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट बना देंगे पार्ट 2 के लिए। देखते हैं आप सब में से किसके कमेंट आते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार में नहीं चीज़ें समझ में आती हैं, तो 2-3 बार इसको देखिएगा, और अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।